आज के एपिसोड में झनक को लेकर पूरे परिवार में हंगामा मचा होता है। सभी सदस्य उस पर गुस्सा निकालते हैं और उसे गलत ठहराते हैं। ऋषि सबसे ज्यादा नाराज होता है और झनक पर चिल्लाता है कि उसकी हरकतों से परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। झनक अपनी सफाई में कहती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो उसे बताया गया वही उसने कहा। उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर उसने दवाइयों का ओवरडोज ले लिया होता तो उसकी जान जा सकती थी और परिवार को जेल जाना पड़ता। झनक टूटकर कहती है कि काश वो मर ही जाती। ऋषि उसे ताना मारते हुए कहता है कि अपने ड्रामे गांव जाकर करे और जितना जल्दी हो सके घर से निकल जाए। झनक भी पलटकर कहती है कि वो चली जाएगी और उसे छोड़ने की जरूरत नहीं, वह खुद बस स्टॉप पहुंच जाएगी। दोनों के बीच बहस तेज होती जाती है। ऋषि झनक के गांव भेजने की बात करता है और उसे शहर के लायक नहीं बताता। झनक कहती है कि उसने कोई जानबूझकर गलती नहीं की और अगर वह चोर नहीं निकले तो उसमें उसकी क्या गलती है। ऋषि की माँ उसे शांत रहने को कहती है और पायल भी उसे समझाती है कि उसकी हरकत गलत थी और उसका असर बाहरी लोगों पर भी पड़ सकता था। ऋषि फिर कहता है कि झनक को जल्दी से भेज देना चाहिए। इस पर इंदुमती पूछती है कि जब सब जानता था तो उसे घर क्यों लाया गया। ऋषि कहता है कि वह खुद जबरदस्ती आई थी, जबकि झनक जवाब देती है कि उसे बुलाया गया था। उसके पापा ऋषि को समझाते हैं कि अनिरुद्ध जी ने भी माफ कर दिया है तो शादी तक झनक को रहने दो, लेकिन ऋषि अड़ जाता है कि उसे अभी जाना होगा। झनक अंत में साफ कहती है कि जैसे शरी बाबू इस घर के सदस्य हैं, वैसे वह भी है और उसे भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। यह पूरा दृश्य एक गहरे पारिवारिक टकराव और गलतफहमी को दर्शाता है। ऋषि की मां झनक को संभालती है और उसे दिलासा देती है कि वह खुद को दोषी न माने। वो मुखिया जी से भी भिड़ जाती है और सवाल करती है कि अगर किसी और ने वही काम किया होता तो क्या उसे शाबाशी मिलती। उन्होंने झनक के लिए कहा कि उसने तो वही किया जैसा उसे बताया गया था। उसे कैसे पता चलता कि सामने वाला चोर नहीं बल्कि सज-धज के आए हुए अनिरुद्ध हैं। ऋषि गुस्से में झनक पर चिल्लाता है और कहता है कि वह यहाँ उसकी सफाई सुनने नहीं बैठा है, उसे तुरंत घर छोड़ने को कहता है। झनक आहत होकर मान जाती है, लेकिन मुखिया जी बीच में आते हैं और झनक को कमरे में भेज देते हैं ताकि वह खुद को थोड़ा संभाल सके। मुखिया जी ऋषि को समझाते हैं कि झनक गांव की लड़की है, उसे शहर के तौर तरीके समझने में वक्त लगेगा। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बस वही किया जो उसे बताया गया। इंदुमती भी यह बात दोहराती है। ऋषि के बाबा सुझाव देते हैं कि झनक को कम से कम शादी तक रोका जाए, लेकिन ऋषि साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर वह रुकी तो रोज कोई न कोई ड्रामा होगा। ऋषि की माँ उसे झिड़कती है कि वह झनक से इतनी चिढ़ क्यों रखता है, वह हमेशा उससे कटेक्टिक क्यों रहता है। जेठू बीच का रास्ता निकालते हैं और कहते हैं कि फिलहाल इस मामले को यहीं खत्म किया जाए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध घर वापस लौटता है। सब लोग हैरान होते हैं कि वह अचानक क्यों लौट आया। अनिरुद्ध बताता है कि अदिति के ससुराल गया था लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां उसे एक अनजान लड़की डाकू समझकर बांध देती है और उसके पास सो जाती है। जब वह ये सब बताता है तो घरवाले हैरान रह जाते हैं और ऋषि मजाक में कहता है कि पागलों के घर में एक और पागल। सब हंस पड़ते हैं। अदिति चिंतित हो जाती है और अनिरुद्ध को डांटती है कि इतना सब हो गया और उन्होंने उसे बताया भी नहीं। लेकिन अनिरुद्ध उसे शांत करता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वह लड़की मासूम है, बस उसकी समझ थोड़ी अलग है और उसके अंदर कुछ खास बात है। अंजू माँ चिंतित होकर कहती है कि पता नहीं कौन सी पागल लड़की है, बेटा तू बच के रह, कहीं तुझे कोई चोट न पहुंचा दे। रुद्र जवाब देता है कि नहीं माँ, वो पागल नहीं है, मैंने उसे थोड़ा समझा है, उसकी बातें बस थोड़ी अलग हैं। मून बताती है कि वो शिमुल बोनी में थी। ऋषि उसे एक काम के सिलसिले में लेकर आया था, मेड की जरूरत थी और उसे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए उसे घर लाना पड़ा। ऋषि कहता है कि वो अब तक ठीक से ढल नहीं पाई है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तभी अनिरुद्ध को झनक की याद आती है और वह सोचता है कि क्या उसे झनक के बारे में कुछ पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वह अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अर्शी को उस पर शक होता है और वह सोचती है कि कहीं यह लड़की कोई आफत की पुड़िया न निकल जाए। दूसरी तरफ पराशर नूतन से कहता है कि गांव वाले इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो, बाहर चलो। नूतन भावुक होकर कहती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी, कहाँ होगी। पराशर उसे समझाता है कि चलो मेरे साथ कोलकाता, हो सकता है वहाँ तुम्हारी बिटिया मिल जाए।
नूतन हिचकिचाती है कि आपके पीछे तो पुलिस है, लेकिन पराशर मुस्कुराकर कहता है कि समस्या को हमसे डरना चाहिए, हमें नहीं। वहीं पुतुल जॉब एप्लीकेशन फॉर्म लेकर अपने बाबा के पास आती है और कहती है कि प्लीज इस पर साइन कर दीजिए, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। बाबा पूछते हैं कि ये किस चीज का फॉर्म है, तो पुतुल बताती है कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए है, लेकिन बाबा कहते हैं कि टीचर बनो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। पुतुल अपने फैसले पर अडिग रहती है। उसी वक्त जेठू न्यूज़पेपर मांगते हैं और झनक उन्हें टाइम्स ऑफ जोन का अखबार पकड़ाती है और खुद पढ़कर देती है। सब हैरान रह जाते हैं कि उसे पढ़ना आता है। पायल कहती है कि झनक को हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। फिर सब उसका और टेस्ट लेते हैं और जब वो पढ़ती है तो सब हैरान हो जाते हैं। ऋषि की माँ पूछती है कि अगर तुझे पढ़ना आता है तो तूने पढ़ाई क्यों छोड़ी। दूसरी तरफ जनक पूछती है कि भवानीपुर कोलकाता से कितनी दूर है, तो पराशर समझ जाता है और व्यंग्य में कहता है कि तुम अब तक उस शहरी बाबू को नहीं भूली हो नूतन, वो आज भी तुम्हारे दिल में बसा है और हम तो अपनी जान हथेली पर रखकर भी कुछ नहीं कर पाए। यह पूरा दृश्य पारिवारिक भावनाओं, पुराने जख्मों और आपसी तकरारों से भरा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है नूतन और पराशर के बीच के पुराने रिश्तों की कड़वाहट से, जहां नूतन को अब भी उस इंसान से मिलने की चाह है जिसने उसे और उसकी बेटी को छोड़ दिया। यह बात पराशर को अंदर तक तोड़ देती है और वो गुस्से में कह उठता है कि उसने नूतन के लिए कितना कुछ किया, गांव छोड़ा, समाज से लड़ा, लेकिन बदले में मिला क्या। नूतन परायपन का आरोप सुनकर टूट जाती है और कहती है कि वो किसी और से शादी कर ले। इस पर पराशर भावुक होकर कहता है कि अगर नूतन हाँ कहती तो वो सच में उसके साथ घर बसाने की सोचता। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध अपने घर में परेशान है क्योंकि उसके बड़े मामा और बड़ों माँ का फोन लग नहीं रहा। मून उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन घर का माहौल तब और तनावपूर्ण हो जाता है जब अर्शी और ऋषि दोनों घर के बड़ों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर तंज कसने लगते हैं। अर्शी अनिरुद्ध की सहनशीलता की सीमा पार कर देती है और अनिरुद्ध उसे कड़े शब्दों में चुप रहने को कहता है। अर्शी भी पीछे नहीं हटती और पलटकर कहती है कि उसने अपने करियर में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब बेटी की जरूरत थी तो सब छोड़ दिया। अनिरुद्ध इसे दिखावा और सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया गया काम मानता है। इस लड़ाई के बीच मून मध्यस्थ बनती है और दोनों को शांत करती है। अनिरुद्ध आखिरकार समझौता करता है और कहता है कि अब कुछ मत बोलो। फिर वह बड़ों माँ और जेठू को कैटरीन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपता है, जिस पर जेठू थोड़ा चौंकते हैं और दृश्य वहीं एक अजीब सी चुप्पी में खत्म होता है। यह पूरा दृश्य दिखाता है कि रिश्तों में न सिर्फ प्यार और त्याग होता है, बल्कि तकरार, उपेक्षा और अधूरी ख्वाहिशें भी कई बार इंसान को तोड़ देती हैं। जनक की पढ़ाई का राज जब परिवार वालों के सामने खुलता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। जेठू बेहद खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह, इस बच्ची को तो पढ़ना आता है, फिर इसकी पढ़ाई बीच में क्यों रुक गई। तभी ऋषि वहां आता है और पूछता है कि इतनी भीड़ क्यों लगी है। लोग बताते हैं कि जनक पढ़ी लिखी है और उससे पूछा जाता है कि वह कितनी पढ़ी है। ऋषि जवाब देता है कि जनक 12वीं तक पढ़ी हुई है। ऋषि के बाबा बताते हैं कि वो तो इंग्लिश हिंदी सब अच्छे से जानती है। फिर सवाल उठता है कि जब वह इतनी होशियार है तो यहाँ आई क्यों। इस पर ऋषि चिढ़ते हुए कहता है कि उसे नहीं पता, वह खुद ही काम के लिए आई थी और उसके पर्सनल फैसलों में वह क्या बोले। जनक की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह चुप रहती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि किस मुंह से सफाई दे। तभी अनिरुद्ध सवाल करता है कि अगर वह पढ़ना चाहती है तो इसमें दिक्कत क्या है। जेठू खुशी से कहते हैं कि अगर वह पढ़ना चाहती है तो वह खुद अपनी जेब से उसकी पढ़ाई करवाएंगे, बस जनक कुछ बन जाए। लेकिन ऋषि फिर कहता है कि इसकी पढ़ाई गांव में भी हो सकती है और असली खुशी इसकी माँ के पास है, इसलिए इसे वहीं भेज देंगे। ऋषि की माँ उससे कहती है कि अगर जनक पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो। तभी जनक पहली बार भावुक होकर बोलती है, प्लीज शरी बाबू, मुझे पढ़ने दीजिए और यहीं से पढ़ने दीजिए। रात को अनिरुद्ध जेठू को कॉल कर अपने यहाँ पूजा में इनवाइट करता है और कहता है कि उस डाकू को भी ले आइए, जिससे सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या सियाफत को बुलाया गया है। ऋषि के बाबा माथा पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब पता नहीं कौन सा नया ड्रामा शुरू होगा। दर्शकों को लाइक सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स।